हेलो ड्रामा लवर्स। कहानी की शुरुआत होती है हमारी ड्रामे की फीमेल लीड ही वोन से, जो कि घबरा के उठती है और देखती है उसके जस्ट साइड में एक यंग मैन लेटा हुआ है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ही वोन प्रेग्नेंट है और बोल रही होती है उस रात को वो आदमी। फिर हमें कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ही वोन अपनी फ्रेंड मिरॉन की जगह एक शानदार बर्थडे पार्टी में आई होती है। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड जैसे दिखने के लिए रेड विग पहन लेती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड मिरॉन का कॉल आता है, जो कि उसे अच्छे से पार्टी इंजॉय करने बोल रही होती है। वो बोल रही होती है कि क्या पता तुम्हें इत्तेफाक से यहाँ कोई लड़का मिल जाए और तुम्हारा सिंगलहुड खत्म हो जाए। जिस पर ही वो इसे साफ साफ मना करती है और कहती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो यहाँ सिर्फ जूस पीऊँगी और पार्टी इंजॉय करूँगी। तभी एक वेट्रेस उसके पास आ जाती है और कहती है कि हम यहाँ पर एक सर्वे लेने वाले हैं, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगी। फिर ही वोन सर्वे अटेंड करती है, लेकिन ये क्या, ये तो मैरिज फैंटेसी टेस्ट था। ये देख के तो उसका मूड ही ऑफ हो जाता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप शादी कब करेंगी, जिस पर वो बोलती है इस जन्म में तो कभी नहीं, आई डोंट बिलीव दिस। तभी ही वोन को उसकी बॉस का कॉल आ जाता है, जो कि उससे बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें जो असाइनमेंट्स दिए थे वो पूरे हुए कि नहीं। जिस पर वो झूठ बोल देती है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसकी बॉस पर जाती है, मतलब कि वो भी इस पार्टी में आई होती है। कहीं बॉस उसे देख ना ले, इसलिए वो छिपने के लिए रैंडमली किसी का भी हाथ पकड़ लेती है, और जिसका हाथ पकड़ती है वही हमारे ड्रामे का मेन लीड कांग जोन होता है। यहाँ पर जून काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फौरन उससे अपना हाथ छुड़वाने लगता है, जिस पर वो उसे बोल रही होती है कि प्लीज़ प्लीज़ चुप रहो, बस थोड़ी देर की बात है। लेकिन जुन शांत ही नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, जिस पर वोन तो उसके गाल ही पकड़ लेती है और उसे ज़बरदस्ती स्माइल करवाने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि वोन को भी शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो भी इस पार्टी में अपने मॉम के कहने पर ज़बरदस्ती आया है। यहाँ पर उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स होती है, लेकिन वो जैसे ही पार्टी में इंटर करता है सब कोई उसे ही देखने लग जाते हैं। सब कह रहे होते हैं कि ये कितना हैंडसम है, एडोरेबल है। जुन ने अपनी सेक्रेटरी से बोला था कि वो यहाँ सिर्फ 30 मिनट रहेगा और चले जाएगा, और वो उसकी मॉम को बता देगा कि लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिस पर सिक्योरिटी बोलता है कि आप मुझे हमेशा झूठ बोलने क्यों बोलते हैं, आपको पता है ना जब भी मैं झूठ बोलता हूँ मेरा पेट खराब हो जाता है। तभी उसका पेट खराब हो जाता है और वो फौरन वहाँ से चला जाता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ जुन शर्मा रहा होता है और ब्लश करने लगता है। वुन बोलती है अरे तुम्हारे तो गाल लाल हो गए, रुको मैं तुम्हारे लिए वाइन लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वुन उसके लिए वाइन लेकर आती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वही होता है जिसका डर था। सारी की सारी वाइन जुन के मुंह पर गिर जाती है। यहाँ पर जुन बहुत जोर से ही वुन पर चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में हम जुन को कार में देखते हैं, जिसने अपनी सिक्योरिटी की टी शर्ट पहनी हुई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी लग रही थी। जिस पर सिक्योरिटी बोलता है कि आजकल सब कोई ऐसी ही टी शर्ट्स पहनते हैं, वैसे उस लड़की में दम है, उसने आपको गुस्सा भी दिला दिया और भाग भी गई। यहाँ पर सिक्योरिटी उसका मजाक उड़ा रहा होता है, जिस पर जुन उसे डांटता है और कहता है कि आज के बाद कभी भी उस लड़की का मेरे सामने नाम मत लेना। फिर सिक्योरिटी उससे पूछता है कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते। तब जुन कहता है कि कौन टाइम वेस्ट करे, कॉफ़ी पे जाए, रेस्टोरेंट में जाए, डेट पर जाए, फालतू टाइम और पैसों की बर्बादी, ऊपर से इमोशनल प्रेशर अलग से, मुझे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। नेक्स्ट सीन में हम हीवोन को देखते हैं, जो कि मिरॉन को आकर सब कुछ बताती है। जिस पर मिरॉन बोलती है क्या वो हैंडसम था क्या। वुन बोलती है पता नहीं, वो अजीब सा था, उसने सनग्लासेस पहने हुए थे और जब मैं टिश्यू पेपर लेने गई तो वो पीछे से भाग गया। यहाँ पर वुन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही होती है कि कैसे अपने बॉस से बचने के चक्कर में उसने एक स्ट्रेंजर को इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन फिर बाद में जुन को ही पॉइंट आउट करने लगती है कि मैंने सिर्फ उसे थोड़ा सा पकड़ा ही तो था, कौन सा मैं उसे खा रही थी। जिस पे मिरॉन कहती है कि हाँ 3 साल पहले भी उसने तुम्हें थोड़ा सा ही पकड़ा था और तुमने उसे पूरा खा लिया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वोन और उसका क्लासमेट घर जा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वोन का क्लासमेट उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करता था। यहाँ पर जाते टाइम उन दोनों के हाथ भी बार बार टच होते हैं और वो फाइनली वोन का हाथ पकड़ लेता है।
जिस पर वोन उस पर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है कि तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया, और उसकी खूब पिटाई कर देती है। यहाँ पर मिरॉन उसे कहती है कि तुम एक नंबर की बोरिंग हो, तुम में रोमांस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये सुनकर इवोन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और ड्रिंक करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम जुन के मॉम डैड को देखते हैं, जहाँ पर ना उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और अपने हस्बैंड से बता रही होती है कि देखो वो इस बार भी भाग गया, मैंने इस बार कितनी मुश्किल से उसके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की थी। जिस पर डैड मॉम को बोल रहे होते हैं कि अब वो बड़ा हो गया है, उसे अपने डिसीजन खुद लेने दो, क्या पता अभी उसका मूड न हो, कुछ टाइम बाद वो खुद ही एग्री हो जाए। तभी डैड बताते हैं कि आज तुम्हारी बड़ी बहू भी आ रही है। जिस पर मॉम शॉक्ड होके कहती है कि तुमने उसे यहाँ क्यों बुला लिया, मुझे तो लगता है जुन के वेडिंग न करने के पीछे जरूर हमारी बहू का ही हाथ है, उसी ने ज़रूर जुन को फोर्स किया होगा कि वो शादी ना करे। तभी सडनली यहाँ पर उनकी बड़ी बहू आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने किसे फोर्स किया भाई, मुझे भी तो बताओ। जिसे देखकर डैड बोलते हैं, मेरी पोती शियोन क्यों नहीं आई। जिस पर वो बोलती है कि शियोन की आज एक्स्ट्रा क्लासेस थी तो वो नहीं आ पाई। फिर वो यहाँ पर शबी से पूछती है कि वो किस टॉपिक पर बात कर रहे थे। जिस पर मॉम बताती है, बस वही, आज भी मैंने जुन को ब्लाइंड डेट पर भेजा था लेकिन वो भाग कर आ गया। यहाँ पर उनकी बहू जोंगयंग कहती है, शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है, बिजनेस संभालना ज़रूरी है, जैसे मैं संभाल रही हूँ। तभी उसे एक कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो डांट रही होती है कि मैंने तुम्हें कॉल करने से मना किया था ना, मैं अभी अपने इन लॉज के साथ हूँ। यहाँ पर ना वो कॉल पर बहुत डांटती है और गाली भी देती है। ये सब सुन के तो भाई साइड में बैठी मॉम बुरी तरह सहम जाती है। कॉल कट होने के बाद वो अपनी बहू से बहुत अच्छे से बात करती है। नेक्स्ट सीन में हमें जून को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में बैठा होता है और एक फोटो देख रहा होता है जो कि उसके बड़े भाई की होती है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों भाई ट्रैकिंग कर रहे होते हैं और अचानक जुन ने अपने भाई का हाथ छोड़ दिया और ऐसे उसने अपने भाई को खो दिया। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ जुन बोल रहा होता है कि मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, मैंने अपने इन्हीं हाथों से एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट सीन हमें एक वाइन कंपनी का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ बात कर रहे होते हैं कि इस बार जर्मनी जाने का मौका किसे मिलेगा। जिस पर बहुत सारे कलीग्स ही वोन का नाम लेते हैं। वो बताते हैं कि कैसे ही वोन वाइन के एक्सपेरिमेंट में बेस्ट है और उसका बस चले तो वो तो माउंटेन पर रिसर्च करने के लिए हिमालय चली जाए। तभी यहाँ पर ही वोन आ जाती है, जो कि एक मैनेजर है। बस क्या था, उसके आते ही सब कोई और भी ज़्यादा उस पर कॉमेडी करने लगते हैं। जिस पर वो शुरू में तो थोड़ा चिढ़ती है लेकिन बाद में खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर उनकी खड़ूस बॉस आ जाती है, जिसे देखकर सब साइलेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मीटिंग का दिखाया जाता है। यहाँ पर बॉस वुन के जूनियर को डांट रही होती है और इनडायरेक्टली वो वुन को भी पॉइंट आउट करती है, जिस पर वुन चिढ़कर कहती है कि डायरेक्ट मुझे ही कह दीजिए ना। जिस पर बॉस कहती है ठीक है, और उसे न्यू वाइन का फ्लेवर चूज़ करने दे देती है। नेक्स्ट सीन में वॉन अपने चाइल्डहुड फ्रेंड मिनवुक से फ़ोन में बात कर रही होती है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम हमेशा अपने बॉस के अगेंस्ट क्यों चले जाती हो। जिस पर वॉन कहती है, तो मैं क्या करती, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। जिस पर मिन कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तभी वॉन को लगता है कि ये आवाज़ तो उसके पीछे से आ रही है। वो जैसे ही टर्न करती है, उसका फ़ोन गिरने लगता है और मिनवुक फ़ौरन उसका फ़ोन कैच कर लेता है। और यही हमारे इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। यहाँ पर ना हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, मिन को देखकर वॉन की हार्ट बीट तेज हो जाती है। मिन कहता है, तुम पहले जैसी ही हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉन के घुटने पर चोट लग गई थी और मीन उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा था। यहाँ पर वो एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम पिछले वीकेंड ब्लाइंड डेट पर गई थी। जिस पर वॉन कहती है, नहीं नहीं, बस ऐसे ही। क्या तुम मैरिज के लिए तैयार हो गई? तुम्हें तो पता है ना मेरे पेरेंट्स कैसे थे, मैं कभी शादी नहीं करने वाली। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉन के मॉम डैड आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं और फाइनली डैड उन दोनों को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ वोन बोल रही होती है, तुम्हें तो पता ही है वो दोनों परफेक्ट मैच नहीं थे। हाँ, मेरे डैड ने अफेयर किया, लेकिन अगर वो ऐसा ना भी करते तो उनका डिवोर्स होना ही था। यहाँ पर ना मिन कहता है, अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो क्या तुम फिर भी शादी ना करोगी। इससे पहले कि वॉन कुछ बोले, मिन को उसके ऑफिस से कॉल आ जाता है और वो फ़ौरन जाने लगता है। तभी वॉन कहती है, तुमने तो कहा था तुम मेरी हेल्प करोगे।
जिस पर मिन कहता है मुझे तुम पर यकीन है, तुम खुद कोई फंटास्टिक आइडिया ढूंढ लोगी। ऐसा कह के वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो कि कुछ ऑफिसर्स के साथ होता है और उनके साथ डील करने से मना कर देता है, ये कह के कि मैं सिर्फ उन्हीं के साथ डील करूंगा जो लॉयल और इंटेलिजेंट हो। उसकी इस बात से बोर्ड के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। इधर वॉन अपनी जूनियर शियून के साथ ड्रिंक कर रही होती है। यहाँ पर ना हमें पता चलता है कि ये शियून और कोई नहीं बल्कि जून की ही भतीजी होती है। यहाँ पर शियोन अपने बॉयफ्रेंड से बात करके आई होती है, सो वो यून से भी पूछती है कि आपका भी कोई बॉयफ्रेंड होगा ना, आप इतनी ब्यूटीफुल हो, इंटेलिजेंट हो, आपका बॉयफ्रेंड तो यूनिकॉर्न जैसा होगा। ये सुनकर वुन थोड़ी नर्वस हो जाती है और बस में मिन को चैट करती है, अगर तुमने अभी तक डिनर नहीं किया हो तो हम लोग साथ में चलें। और मन ही मन सोचने लगती है कि हाँ मिन मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है, लेकिन फिर खुद ही बोलने लगती है नहीं नहीं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। पर हाँ जितने भी लड़कों को मैं जानती हूँ वो उन सब में बेस्ट है। पर यहाँ पर ना मिन कोई रिप्लाई नहीं करता, सो वो डिनर लेकर अपनी फ्रेंड मिरॉन के घर जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ना वो मिरॉन के यहाँ पहुँचती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर मिन और मिरॉन एक दूसरे के साथ होते हैं, यही नहीं वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। ये देखकर वॉन शॉक्ड हो जाती है, उसे अपने फ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में जरा भी भनक नहीं थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों कॉलेज लाइफ से ही एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड रहे हैं और वॉन अंदर ही अंदर मिन को थोड़ा लाइक करने लगी थी, लेकिन मिनरॉन ने उसे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ बारिश होने लगती है और वॉन बस स्टॉप पर बैठी हुई रो रही होती है। में हम जून को देखते हैं जो कि कुछ ऑफिसर्स के साथ होता है और उनके साथ डील करने से मना कर देता है, ये कह के कि मैं सिर्फ उन्हीं के साथ डील करूंगा जो लॉयल और इंटेलिजेंट हो। उसकी इस बात से बोर्ड के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। इधर वॉन अपनी जूनियर शियून के साथ ड्रिंक कर रही होती है। यहाँ पर ना हमें पता चलता है कि ये शियून और कोई नहीं बल्कि जून की ही भतीजी होती है। यहाँ पर शियोन अपने बॉयफ्रेंड से बात करके आई होती है, सो वो यून से भी पूछती है कि आपका भी कोई बॉयफ्रेंड होगा ना, आप इतनी ब्यूटीफुल हो, इंटेलिजेंट हो, आपका बॉयफ्रेंड तो यूनिकॉर्न जैसा होगा। ये सुनकर वुन थोड़ी नर्वस हो जाती है और बस में मिन को चैट करती है, अगर तुमने अभी तक डिनर नहीं किया हो तो हम लोग साथ में चलें। और मन ही मन सोचने लगती है कि हाँ मिन मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है, लेकिन फिर खुद ही बोलने लगती है नहीं नहीं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। पर हाँ जितने भी लड़कों को मैं जानती हूँ वो उन सब में बेस्ट है। पर यहाँ पर ना मिन कोई रिप्लाई नहीं करता, सो वो डिनर लेकर अपनी फ्रेंड मिरॉन के घर जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ना वो मिरॉन के यहाँ पहुँचती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर मिन और मिरॉन एक दूसरे के साथ होते हैं, यही नहीं वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। ये देखकर वॉन शॉक्ड हो जाती है, उसे अपने फ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में जरा भी भनक नहीं थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों कॉलेज लाइफ से ही एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड रहे हैं और वॉन अंदर ही अंदर मिन को थोड़ा लाइक करने लगी थी, लेकिन मिनरॉन ने उसे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ बारिश होने लगती है और वॉन बस स्टॉप पर बैठी हुई रो रही होती है। तभी उसके पैंट पर जूस गिर जाता है जिससे वो और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है और कितना दिन बुरा जाएगा मेरा। एट दैट टाइम जुन उसके जस्ट साइड से गुजरता है और उसकी कार से कीचड़ पूरा वॉन के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर जुन गाड़ी रोक देता है और वॉन उसके पास आती है और बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। जिस पर जुन बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो। यहाँ पर ना जुन वॉन को एक चेक देता है और वहाँ से फ़ौरन चला जाता है। ये चेक देखकर वॉन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है जो कि 1 मिलियन वॉन का होता है। वो बोलती है ये कोई एंजल तो नहीं, पर यहाँ पर ना वॉन उसका चेहरा नहीं देख पाती। नेक्स्ट सीन में हम जुन को उसके सिक्योरिटी के साथ देखते हैं जो कि उसे बता रहा होता है कि मेरे डैड ने बोर्ड के मेंबर्स के साथ मिलकर मुझे ट्रांसफ़र कर दिया है। जिस पर सिक्योरिटी कहता है आप वहाँ कैसे जा सकते हैं, आप फ़ौरन उन्हें मना कर दीजिए। जिस पर जुन उसे मना कर देता है कि मुझे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाना है, वैसे भी मेरे लाइफ का अभी कोई गोल नहीं है। सीन नेक्स्ट डे में शिफ्ट होता है जहाँ पर वुन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि कल उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड और मिन को किस करते देखा।
तभी यहाँ पर शियोन आती है, लेकिन बाकी टीम के मेंबर्स उसे फ़ौरन मना कर देते हैं कि उधर मत जाओ। वॉन का मूड अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर ना वो काफ़ी देर से काम कर रही होती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता और वो ज़ोर से चिल्ला के कहती है मुझे बियर चाहिए। नेक्स्ट सीन में वॉन एक क्लब में ड्रिंक करने आई होती है और यहाँ पर जुन भी होता है जो कि अपनी सिक्योरिटी के साथ ड्रिंक करने आया होता है। लेकिन यहाँ पर भी ना सिक्योरिटी का पेट खराब हो जाता है और वो फ़ौरन वॉशरूम चला जाता है। यहाँ पर ना जुन को अकेले अकेले ड्रिंक करने में मज़ा भी नहीं आ रहा होता है, वो बोर हो रहा होता है। तभी उसकी नज़र वॉन पर पड़ती है और वो उसे फ़ौरन पहचान जाता है कि अरे ये तो उसी दिन वाली क्रेजी गर्ल है। वो फ़ौरन यहाँ से भागने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वॉन उसके सामने आ जाती है। जून उसे देखकर घबरा जाता है। वॉन उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, जिस पर जून झूठ बोल देता है। यहाँ पर वॉन उससे बोलती है कि तुम्हारी ड्रिंक अच्छी नहीं है ना। यहाँ पर वॉन उसे एक ड्रिंक बना कर देती है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर जुन बोलता है तुम्हें तो ड्रिंक के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तुम काफ़ी एक्सपर्ट लगती हो। यहाँ पर वॉन उसे अलग अलग टाइप की बियर ड्रिंक कराती है और दोनों एक दूसरे की कंपनी काफ़ी इंजॉय करते हैं। इधर हमें सिक्योरिटी को भी दिखा दिया जाता है जो कि बाथरूम में बम पे बम फोड़े जा रहा था और पूरे बाथरूम में सिर्फ उसी के बम की आवाज़ आ रही होती है। तभी वहाँ बास्केटबॉल कॉन्टेस्ट शुरू होता है। जीतने वाले को एक बहुत ही बेहतरीन इनाम मिलने वाला था। ये सुन के वुन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। बस क्या था, जुन वुन की खुशी के लिए कंपटीशन में कूद जाता है। यहाँ पर जुन काफ़ी अच्छा खेलता है और बॉल पे बॉल डालता है, जिसे देखकर वुन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। जुन को इतना अच्छा खेलता देखकर बाकी लोग यहाँ पर चीटिंग करते हैं और मोबाइल का फ्लैश डाल देते हैं, जिससे लास्ट में जुन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। यहाँ पर जुन बोल रहा होता है कि अदर कॉम्पिटिटर्स ने चीटिंग की है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं सुनता और गिफ्ट अदर कॉम्पिटिटर को मिलने लगता है। ये देखकर वुन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। बस क्या था, वॉन को निराश देखकर जुन फौरन उनके हाथ से गिफ्ट छीनता है और वॉन का हाथ पकड़ के फौरन वहां से भाग जाता है। सब लोग उनके पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन वो दोनों दौड़ते दौड़ते बहुत दूर आ जाते हैं। दोनों काफी ज्यादा हंसते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं। वो कहती है मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, लेकिन तुम ऐसे प्राइस को लेकर कैसे भाग सकते हो। जिस पर जुन कहता है ये नेचुरली हमारा ही था, उन्होंने चीटिंग की थी। बाय द वे वो दोनों गिफ्ट खोलते हैं और वहाँ से एक डॉल निकलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर कहती है खैर कोई नहीं, गिफ्ट गिफ्ट होता है, और उसे बड़े प्यार से अपने पास रख लेती है। यहाँ पर वो दोनों और ड्रिंक करते हैं। बातों ही बातों में जुन उसे बताती है कि मेरा खुद का ड्रिंक ब्रांड बनाने का सपना है। जिस पर जुन कहता है तुम ये कर लोगी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तभी वॉन जुन से कहती है तुम्हारा क्या सपना है। जिस पर जुन कहता है मेरा कोई सपना नहीं है। ये सुनकर वॉन काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि क्या सच में तुम्हारा कोई सपना नहीं है। जिस पर जुन कहता है नहीं, बस मैं अभी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाना चाहता हूँ। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं इतना ज़्यादा ड्रिंक कभी नहीं करता, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ। यहाँ पर ना उन दोनों की ड्रिंक खत्म हो जाती है और वो दोनों एक ही कैन उठाते हैं और उसे खोलने लगते हैं। तभी सडनली बियर बाहर गिरने लगती है और दोनों उसे पीने की कोशिश करने लगते हैं। एंड एट दैट मोमेंट वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। यहाँ पर बस वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वॉन को जुन काफी ज्यादा क्यूट लगता है और वो उसे किस कर देती है। इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा इंटीमेट हो जाते हैं और रूम में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर वुन खुद को ऐसी कंडीशन में जुन के पास देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फ़ौरन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी सोचती है होटल का पेमेंट वो तो हमने किया ही नहीं। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन वो चेक होता है जो जुन ने उसे दिया था। वो काफ़ी दुखी मन के साथ उस चेक को किस करती है और उसे वहीं रख देती है। तभी उसकी नज़र एक नेकलेस पर पड़ती है। क्या ये इसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड का है? कहीं ये चीटर तो नहीं? खैर वो उसे छोड़कर फ़ौरन यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब जुन की नींद खुलती है तो उसे वहाँ वॉन नहीं दिखती, बल्कि उसका छोड़ा हुआ चेक दिखता है, जिसे देखकर वो सोचता है क्या ये मुझे इतना गिरा हुआ सोचती है। तभी उसकी नज़र उस डॉल पर पड़ती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि इस डॉल के लिए इतना स्ट्रगल किया और इसे ही ऐसे फेंक दिया। वो यहाँ पर ना इस डॉल को उठा लेता है। तभी उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है, जो कि उसे कहता है कि आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। जिस पर जुन कहता है तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तभी वो देखता है कि सेक्रेटरी के 10 मिस कॉल पड़े हैं
और वो शॉक्ड हो जाता है कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ सकती है जबकि मैं रोज नींद की दवाई खाता हूँ। नेक्स्ट सीन में जियोंग जुन को कंपनी में देखती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर जुन कहता है क्या ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। तभी उसकी नज़र उस डॉल पर जाती है और जुन उसे पीछे कर लेता है। तभी जियोंग कहती है मेरा मतलब था कि तुम मेरे से मिलने तो नहीं आए होंगे। यहाँ पर जुन जाने लगता है। तभी वो उससे पूछती है कहीं तुम शादी तो नहीं करने वाले, तुम्हारी मॉम मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस दिखाई देती है। तभी स्टोरी 15 साल पीछे जाती है जहाँ जुन के भाई का फ्यूनरल होता है। उसकी भाभी जियोंग उससे बोल रही होती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मेरा पति मुझे वापस ला के दो। यहाँ पर बेबस जुन चुपचाप खड़ा होता है और रो रहा होता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ जुन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जियोंग अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि पता लगाओ जुन कल किसके साथ था। इधर वॉन ऑफिस आती है और कहती है कि मैं ऐसे कैसे किसी अनजान के साथ पूरी नाइट स्पेंड कर सकती हूँ। वो नेकलेस के बारे में सोचती है और कहती है वो जरूर किसी लड़की के लिए गिफ्ट था, कहीं वो शादीशुदा तो नहीं। कलीग आके बताता है कि उसके नए आइडिया को अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट सीन में हम जुन को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन बार बार ना उसे वॉन की ही याद आ रही होती है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। अब उसका ऑफिस में भी पहले जैसे मन नहीं लगता। सोच रहा होता है क्या वो कोई एंजल थी जो अचानक से गायब हो गई। इधर दिन बीतने लगते हैं और वॉन नई नई बियर्स पर एक्सपेरिमेंट करने लगती है। उनके एक के बाद एक प्रोजेक्ट सक्सेस हो रहे थे। सब कोई काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वॉन की बॉस नोटिस करती है कि वॉन के पेट में कुछ है, जिस पर वॉन बोल देती है शायद गैस होगी। लेकिन जब वॉन चेकअप कराती है तो उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। वॉन को याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे लिए प्रेगनेंसी मुश्किल होगी, सो मैं इतनी आसानी से प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तभी वहाँ पर मिरॉन आ जाती है और उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो उससे बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कौन है वो? जिस पर वॉन क्या बोले उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो बताती है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब वो क्या करे। बाद में ये दोनों डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम पिछले 2 वीक से प्रेग्नेंट हो। वॉन जैसे ही बाहर आती है तो मिरॉन से बोलती है कि अब मैं क्या करूं, जिस पर मिरॉन बोलती है कि तुम्हें उसे ढूंढना होगा। तभी इत्तेफाक से वुन की नज़र जुन पर पड़ती है जो कि उसकी जूनियर कलीग के साथ इधर ही आ रहा होता है। तभी वो देखती है कि शियोन के गले में वही लॉकेट है जो उसने उस दिन होटल में देखा था। तभी उसे याद आता है कि शियोन ने कहा था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, वो लंबा है और काफ़ी रोमांटिक है। बस क्या था। वॉन फौरन दौड़ते हुए जाती है और जुन का कॉलर पकड़ लेती है। वो यहाँ पर उसे जोर जोर से गालियाँ दे रही होती है और चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। और जुन वो तो चुपचाप बस वॉन को ही देखे जा रहा था कि कैसे आखिर मैंने तुम्हें वापस पा लिया। तभी वॉन सियोन की तरफ देखती है और बोलती है सियोन सही सही बताना, इसने तुम्हारे साथ क्या गलत किया। जिस पर सियोन बोलती है ये आप क्या बोल रही हैं, ये मेरे अंकल है और मैं इनकी नीस हूँ। इससे पहले कि वो कुछ बोले पीछे से नर्स आ जाती है जो कि जोर से चिल्ला के कहती है मैम आप अपने बच्चे की सोनोग्राफी भूल गई हैं। ये सुनकर सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं। जुन तो कंफ्यूज ही हो जाता है कि क्या जिस औरत को मैं ढूंढ रहा था वो प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को एक कैफे में देखते हैं। यहाँ पर जुन वॉन से पूछता है कि क्या ये मेरा बेबी है, जिस पर वॉन बोलती है नहीं नहीं ये मेरा बेबी है। जिस पर जुन कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बेबी का फादर मैं हूँ। जिस पर वॉन थोड़ा चिढ़कर कहती है कि अगर मैं हाँ कह दूँ तो तुम क्या करोगे। जिस पर जुन कहता है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, चलो शादी कर लेते हैं। ये सुन के वॉन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और शादी करने से फ़ौरन मना कर देती है। फिर स्टोरी 7 दिन पहले जाती है। यहाँ पर हम जुन को देखते हैं जो कि रात में सो नहीं पाता क्योंकि उसे अपने भाई के मर्डर का सपना बार बार आता है। तभी वो नींद की मेडिसिन खाने जाता है लेकिन वो देखता है कि मेडिसिन तो ख़त्म हो गई है। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुन डॉक्टर से मिलता है। यहाँ पर डॉक्टर जुन से पूछते हैं कि तुम्हें रात में सोने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। जुन याद करता है कि जब वो वॉन के साथ था तो उस रात उसे बिना किसी मेडिसिन के नींद आ गई थी। यहाँ पर डॉक्टर उसे खुश रहने और टेंशन कम लेने बोलते हैं। तब वो फिर याद करता है कि वो वॉन के साथ कितना ज़्यादा खुश था। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुन वॉन को ढूंढने उसी क्लब में आया होता है।
तभी उसे वॉन जैसी एक लड़की दिखती है, लेकिन वो कोई और ही होती है। तभी उसका सिक्योरिटी पूछता है, क्या तुम किसी लड़की को ढूंढ रहे हो? जिस पर जुन कुछ नहीं बोलता और फौरन वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन भी सिक्योरिटी उसके ऑफिस में आता है और देखता है जुन ख्यालों में खोया हुआ है। वो पूछता है, क्या तुम्हें किसी लड़की से पहली नज़र में ही प्यार हो गया है? जिस पर जुन कहता है, मुझे प्यार कैसे हो सकता है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि उस रात में उस लड़की के साथ बिना मेडिसिन खाए कैसे सो गया। ये सुन के तो सिक्योरिटी के होश ही उड़ जाते हैं। वो बोलता है, क्या क्या, फिर से बोलना एक बार। फिर अगले दिन जुन उसी जैक को देखता है जो वॉन ने उसे दिया था, और अब उसे पता चलता है कि उस दिन बारिश वाली लड़की भी वॉन ही थी। वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या वॉन का बार बार मिलना कोइंसिडेंस है। अगले दिन सीह्यून का बर्थडे होता है। वो अपने अंकल से फौरन बर्थडे गिफ्ट मांगती है, और उसके अंकल, जो कि और कोई नहीं बल्कि जुन है, उससे मिलने आता है और उसे वही लॉकेट गिफ्ट करता है। यहाँ पर जुन बोलता है, चलो आज मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, लेकिन तभी वो मना कर देती है कि आज उसे ऑफिस जाने से पहले अपनी मैनेजर से हॉस्पिटल में मिलना है, और वो मैनेजर और कोई नहीं बल्कि वॉन ही होती है। जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, वॉन जुन का कॉलर पकड़ लेती है और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां जुन कह रहा होता है, मुझे लगता है तुम घबरा गई हो, मैं समझ सकता हूँ, सब कुछ अचानक हो गया है, सो तुम्हें सोचने का टाइम चाहिए। वो उसे यहाँ पर अपना नंबर देकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जुन को देखते हैं, जो कि कार में बैठा होता है और स्टीयरिंग से अपना सिर पीट रहा होता है। वो सोचता है कि मैंने कह तो दिया कि मैं बेबी की जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगा। जुन पहला ऑप्शन सोचता है, जहाँ वो वॉन को चाइल्ड सपोर्ट देगा, जहाँ पर वॉन कहती है, तो बच्चे का चेहरा कभी मत देखिएगा और इसे लेने भी कभी मत आइएगा, और जुन पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। जिस पर सुन सोचता है, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हुआ, इसकी एंडिंग अच्छी नहीं है। फिर वो दूसरा ऑप्शन सोचता है, जहाँ वो बच्चे को खुद पालेगा और वॉन को कंपनसेशन के रूप में पैसे दे देगा। लेकिन यहाँ पर तो वॉन सीधे जून को थप्पड़ मारने लगती है और कहती है, अपने बच्चे को भला कौन बेचेगा। ऐसे कह के वो वहाँ से चले जाती है। जुन सोचता है, नहीं नहीं, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर वो तीसरा ऑप्शन सोचता है, जहाँ वॉन से शादी करके बच्चे को साथ में पालने का फैसला लेता है। लेकिन ये क्या, सीट्स खाली क्यों है, मैं इमेजिन क्यों नहीं कर पा रहा, क्या यही मेरा फ्यूचर है, मेरी लाइफ डार्कनेस में चले जाएगी। प्रेजेंट में जुन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में वॉन ड्रिंक करने क्लब में आती है, लेकिन तभी वॉन को याद आता है कि वो तो प्रेग्नेंट है, ड्रिंक नहीं कर सकती। फिर वो याद करती है कि कैसे उसने अपने फ्रेंड्स के साथ हर दुख सुख में सेलिब्रेट किया है। यहाँ पर तो वॉन जोर जोर से रोने लगती है कि अब मैं कभी ड्रिंक नहीं कर सकती। यहाँ पर ना वो इतने जोर जोर से रो रही होती है कि सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। तभी सडनली यहाँ एंट्री होती है जुन की भाभी जिन योंग की, और वो यहाँ पर आकर वॉन की सारी ड्रिंक्स पी लेती है, जिसे देखकर वॉन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी जियोंग कहती है, तुम माँ बनने वाली हो ना। जिस पर वॉन शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये सब आपको कैसे पता। जियोंग कहती है, गैस करना बहुत इजी है, एक तो अगर आपको बहुत डेंजर बीमारी हो, दूसरा अगर आप प्रेग्नेंट हो, तुम्हें देखकर लगता है तुम प्रेग्नेंट हो। ऐसे टाइम में इंसान दूसरों को ड्रिंक करता देख खुश होता है। यहाँ पर वॉन तो बस उसे देखते ही रह जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर वॉन उसे बताती है कि ये बच्चा बिना प्लानिंग के हो गया है, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जिस पर जियोंग कहती है कि मैं भी 22 साल की उम्र में एक बच्ची की मॉम बन गई थी और मुझे भी अपने सारे ड्रीम्स छोड़कर मॉम बनना पड़ा था। जिस पर वॉन कहती है, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती। जिस पर जियोंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ड्रीम्स को चुनना चाहिए, बच्चा तो आज नहीं कल हो जाएगा। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि उस दिन जुन किसी वॉन नाम की लड़की के साथ था। ये जानते ही जियोंग वॉन पर नज़र रखने लगती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि वॉन प्रेग्नेंट है। इंटरेस्टिंग, मतलब कि ये सब एक प्लानिंग थी। जियोंग नहीं चाहती कि जुन शादी करे। नेक्स्ट सीन में हम जुन को देखते हैं, जो कि घर पर अपने भाई की फोटो ही देख रहा होता है और कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं जुन का ब्रदर जुन की काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। तभी यहाँ पर जुन कहता है, भाई वेडिंग का क्या मतलब होता है, आपने कॉलेज ख़त्म होते ही अनाउंस कर दिया था कि आप शादी करने वाले हैं, जबकि फैमिली की आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। जिस पर ब्रदर कहता है, मुझे अपनी लाइफ में शांति चाहिए थी
और कोई ऐसा पार्टनर चाहिए था जो मुझे समझ सके। लोग कहते हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुझे मेरी लाइफ बहुत पसंद है। मैं अपनी वाइफ और छोटी सी बेटी के साथ काफ़ी खुश हूँ। जिस पर जुन कहता है तो फिर मेरा क्या, मैं भी तो आपकी फैमिली हूँ ना। जिस पर उसका भाई बोलता है तुम जेलस हो रहे हो, मैं तुम्हारा ध्यान भी तो रखता हूँ। ऐसा कह के वो उसे वापस से छोटे बच्चे जैसे ट्रीट करने लगता है। जिस पर जुन कहता है नहीं, आप मुझे हमेशा छोटे बच्चे जैसे ट्रीट करते हो। ऐसा कह के वो भागने लगता है और उसका भाई भी उसके पीछे पीछे भागता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ जुन अपने भाई को याद करके बहुत रो रहा होता है। दूसरी तरफ हम वॉन को देखते हैं जो कि रो रही होती है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। तभी वॉन को जुन का मैसेज आता है, लेकिन वॉन उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि वो अननोन नंबर से था। नेक्स्ट सीन में हम शियोन को देखते हैं जो कि अपने अंकल जुन से मिलने आई होती है। वो कहती है वो आपका बच्चा है और आपने उससे शादी के बारे में भी नहीं पूछा। जिस पर जुन कहता है ऐसा नहीं है, मैं उसकी जिम्मेदारी लूँगा। शियोन कहती है तो आप पैसे दे के अपना काम ख़त्म करना चाहते हैं, है ना? आप सोचते हैं पैसे से सब सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि आप ऐसे इंसान हो। जुन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर सियोन कहती है मैं सब समझती हूँ, ये सब मेरे कारण है ना। आप लाइन डेट पर नहीं चाहते और शादी भी नहीं करना चाहते। मुझे ये सब सोच के बहुत बुरा लगता है, ये सब मेरे कारण ही है। ऐसा कह के शियोन वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वॉन को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसे जर्मनी जाने के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जो कि उसका एक ड्रीम था। ये सुन के वॉन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि वो ऐसी कंडीशन में अब कहाँ जर्मनी जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो कि आज काफ़ी अच्छे से तैयार होता है और परफ्यूम हवा में उड़ाते हुए लगाता है। उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। तभी वो अचानक से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सिक्योरिटी उसके जस्ट पास में खड़ा होकर उसे घूर रहा होता है। वो बोलता है तुम ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हो? जिस पर सिक्योरिटी बोलता है मैं तो बस देख रहा हूँ कि आप जभी से परफ्यूम में क्यों नहा रहे हैं। वैसे आज आप कहाँ जा रहे हैं? जिस पर जुन कहता है बस ऐसे ही, आज हम नए ऑफिस में जा रहे हैं ना, तो मैं डिग्निटी मेंटेन कर रहा हूँ। जिस पर सिक्योरिटी बोलता है नहीं नहीं, दाल में ज़रूर कुछ काला है। मैं सवेरे से आपको नोटिस कर रहा हूँ, आज आप कुछ अलग ही मिजाज में हैं। तभी जुन उसे डांट कर चला जाता है कि वो भी अपने ड्रेसअप पर ध्यान दे, वो बिल्कुल बैरंग छाप लग रहा है। बस क्या था, ये सुनते ही सिक्योरिटी भी बॉस के स्टाइल में ब्लेजर डालता है और परफ्यूम की अपने ऊपर बरसात करने लगता है। लेकिन ये क्या, परफ्यूम तो उसके मुंह में ही घुस गया। नेक्स्ट सीन में जुन अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है कि अगर कोई आपके मैसेज का रिप्लाई न करे तो इसका क्या मतलब होता है। जिस पर सेक्रेटरी फौरन बोल पड़ता है कि उस लड़की को आपका खड़ूस मुंह पसंद नहीं आया और उसने आपको इग्नोर कर दिया। ये सुनते ही जुन उसे मारने लगता है। वैसे इन दोनों का सीन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी दिखता है। तभी जुन को यहाँ पर अपने भाई की भी याद आने लगती है कि उसका भाई कैसे बोला करता था कि शादी होने के बाद लाइफ कंप्लीट हो जाती है, और वो यहाँ पर फौरन बोल पड़ता है कि मैं शादी कर रहा हूँ। ये सुनते ही सिक्योरिटी शॉक्ड हो जाता है और फौरन गाड़ी में ब्रेक लगा देता है। बोलता है क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? वैसे वो लड़की है कौन? जुन कहता है आज हम उसी से मिलने जा रहे हैं। हाँ, सिक्योरिटी की तो सारी बात समझ में आ गई। सो ये रीज़न है सवेरे से मन में लड्डू फूटने का। नेक्स्ट सीन में हम वॉन को ऑफिस में देखते हैं जो कि अपने करियर के बारे में सोच रही होती है कि अगर मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती हूँ और अपना करियर छोड़ देती हूँ तो मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस भी नहीं है कि मैं उसे पाल सकूँ। तभी वहाँ पर शियोंग आ जाती है जो कि उसे आंटी कह के बुलाती है। ये सुनकर वॉन शॉक्ड हो जाती है और उसे चुप रहने कहती है। जिस पर शियोन कहती है डोंट वरी, ये मैं सीक्रेट रखूंगी। यहाँ पर शियोन ये भी कहती है कि मेरे अंकल थोड़ा ओल्ड फैशन के हैं, लेकिन आप उन्हें अपना लो, वो आपको बहुत खुश रखेंगे। ये सुनकर वॉन उसे कुछ नहीं कहती, बस उसे देखती ही रहती है। शियोन बताती है वैसे वो मेरी वजह से शादी नहीं करना चाहते, कभी बाद में डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में वॉन वॉशरूम में होती है और शियोन की बातों के बारे में सोचने लगती है। जब वो बाहर आती है तो उसकी नज़र जुन पर पड़ती है जो कि अपनी सिक्योरिटी के साथ इधर ही आ रहा होता है। ये देखकर वॉन शॉक्ड हो जाती है और वो उसे फौरन साइड में खींच लेती है। यहाँ पर सिक्योरिटी अकेला ही बात करता रहता है और देखता है ये क्या, जुन तो गायब हो गया। यहाँ पर वॉन जुन को एक रूम में ले आती है और बोलती है तुम यहाँ पर कैसे आए, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जुन कहता है मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुमसे शादी करूँगा, क्या तुम इस बच्चे को रखने वाली हो? यहाँ पर ना वॉन कुछ नहीं कहती। जुन कहता है मैं भी इस बच्चे के लिए जिम्मेदार हूँ, हम इसी साल शादी कर सकते हैं। तभी वॉन कहती है तुमने ऑलरेडी सब कुछ सोच लिया है,
लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करना। हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ। जिस पर जुन कहता है ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ, शादी भी एक बिजनेस की तरह होती है, चलो हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, बच्चे के लिए ये ठीक रहेगा। लेकिन तभी वॉन कहती है मुझे ये सब नहीं करना। यहाँ पर वो दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी वॉन को उसके बॉस के आने की आवाज आती है। वॉन कहती है श्श। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पर वॉन उससे बोल रही होती है कि अब हम क्या करें, लेकिन जुन कुछ नहीं बोलता, बस उसे देख रहा होता है। उसे वॉन एक कैट की तरह काफी क्यूट लग रही होती है। उसकी हार्ट ब्रेक तेज हो जाती है। तभी बाहर बॉस बोलती है ये डोर तो मैंने लॉक किया था, क्या कोई अंदर है? और तभी यहाँ सेक्रेटरी भी जुन को ढूंढते हुए आ जाता है। इधर वॉन कह रही होती है कि अब हम क्या करें। जुन कहता है क्या कर सकते हैं, डोर ओपन करते हैं और सबको सच सच बता देते हैं। वुन बोलती है नहीं 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 नहीं, इससे पक्का उनको हम पर शक हो जाएगा। तभी जुन वॉन से कहता है मुझे कॉल करो। वॉन कहती है लेकिन मुझे तुम्हारा नंबर नहीं पता है। जुन कहता है मुझे पता ही था, तुमने मेरा नंबर भी शेयर नहीं किया ना। वॉन उसे सॉरी बोलती है, लेकिन तभी जुन बोलता है तुमने मेरे सारे टेक्स्ट भी नहीं पढ़े ना, कहीं तुमने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया। तभी वॉन कहती है अभी ये सब कहने का टाइम नहीं है, जल्दी कुछ करो, वो लोग अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर एक एम्प्लॉई गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जुन खुद गेट ओपन कर देता है, जिससे वो एम्प्लॉई जुन से टकरा जाता है। यहाँ पर ना बॉस जुन को देखते ही शॉक्ड हो जाती है और उसे प्रेसिडेंट कह के बुलाती है। ये सुन के तो वॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि जुन ही उनकी कंपनी का नया प्रेसिडेंट है। तभी बॉस जुन से पूछती है सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर जुन कहता है मैं कंपनी देखने आया था, लेकिन मेरा फोन गाड़ी में रह गया। तभी मैंने इस मोहतरमा को देखा और हेल्प मांगी। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? बॉस कहती है नहीं नहीं, आप आराम से बात करिए। फिर वहाँ सिक्योरिटी आ जाता है और जुन से कहता है मैंने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा, आप कहाँ थे? तभी जुन वॉन का फोन लौटाते हुए बोलता है इस बार मेरा नंबर ध्यान से सेव कर लेना। यहाँ पर जाते हुए सिक्योरिटी बॉस को देखता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। यहाँ पर बॉस उसे क्यूट सी कैट लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम सिक्योरिटी और जुन को देखते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी जुन से फ्लर्ट कर रहा होता है। सो कैसी रही फर्स्ट मीटिंग, क्या यही वो लड़की है? नाइस चॉइस। तभी जुन सीरियस होता है और कहता है चुप रहो, वो प्रेग्नेंट है और मुझे बोलती है कि सब कुछ भूल जाओ। ये सुन के तो सिक्योरिटी को इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग जाता है। वो बोलता है क्या क्या, तुम डैड भी बनने वाले हो, मतलब एक साथ दोनों खुशी? जिस पर जुन बोलता है अभी कंफर्म नहीं है, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। नेक्स्ट सीन में वॉन मिरॉन को जुन के बारे में बताती है। ये सुन के मिरॉन सरप्राइज हो जाती है और खुश होके कहती है तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया। हाँ, लेकिन वॉन नर्वस होके कहती है वो बहुत अमीर है, पता नहीं उसने कितनी लड़कियों के साथ चीट किया होगा। मिरॉन कहती है हाँ हो सकता है, वो हैंडसम भी काफ़ी है। वॉन कहती है मेरा छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है? मिरॉन कहती है मेरा क्या, कुछ नहीं। तभी वॉन मिरॉन और मिनुओं के बारे में याद करती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो कुछ पूछना चाहती है, फिर सोचती है हो गया छोड़ो। तभी मिरॉन कहती है सो तुमने क्या डिसाइड किया? वॉन उसे बताती है कि उसे जर्मनी जाने का मौका मिला है। मिरॉन उसे अप्रिशिएट करती है और जर्मनी जाने के लिए मोटिवेट करती है कि तुमने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। तभी वॉन को एक मैसेज आता है और तभी उसे रैंडमली याद आता है कि कल उसकी मॉम का बर्थडे है। नेक्स्ट वीक में वो केक लेके अपनी मॉम के घर जाती है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपनी मॉम को प्यार से कहती है मॉम मैं आ गई। लेकिन यहाँ पर ना मॉम उसे देखकर जरा से भी खुश नहीं होती। ऊपर से कहती है मुझे किसी बर्डन के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई शौक नहीं है। ये सुन के वॉन को काफ़ी झटका लगता है। वो चुपचाप यहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर लौटकर कहती है कि शादी करने का फैसला आपका था, तो मुझे हमेशा से इतनी नफरत क्यों मिली? अगर मैं आप पर इतनी ज़्यादा बर्डन थी तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया, पेट में ही मार देती। जिस पर मॉम कहती है तुम्हें पैदा करना ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जब से तुम पैदा हुई मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये सुनकर वॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कह पड़ती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मॉम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो खड़ी हो जाती है और फौरन कहती है कि इस बच्चे को गिरा दो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर वॉन फौरन घर से निकल जाती है, जबकि मॉम पीछे चिल्ला रही होती है कि आज तुम उसी स्टेज पर खड़ी हो जहाँ कुछ सालों पहले मैं खड़ी थी। फिर वॉन पार्क में बच्चों को अपनी मॉम के साथ देखती है और रोने लगती है।
यहाँ पर ना हम देखते हैं वॉन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो तो उसकी किसी बात पर ध्यान ही नहीं देती और सिर्फ रोते हुए उसे देखे जा रही थी। जिस पर मिन पूछता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, जिस पर वुन उसके चेस्ट पर सिर रखकर रोने लगती है। मिन भी धीरे धीरे हाथ उठाता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। तभी वॉन मिन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के तो मिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बोलता है क्या प्रेग्नेंट? फिर वो पूछता है क्या उसे पता है? मुझे उसका नंबर दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। तभी वॉन उसे डांटती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, ये सब मेरी मर्जी से हुआ था, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? जिस पर मिन वॉन से कहता है, जिस पर मिन सॉफ्ट होके बोलता है तुम वही वॉन हो जिसे मैं जानता था। जिस पर वॉन चिढ़ते हुए बोलती है ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो, मुझे भी पता है। मिन कहता है मेरा क्या? तभी वॉन बताती है उस दिन उसने उसको और मिनरॉन को किस करते हुए देखा था। तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो और तुम दोनों ने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? तभी मिन फौरन बोलता है वेट वेट वेट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां मिनरॉन नशे में होती है और उसने घर जाने के लिए मिन को बुलाया होता है। यहाँ पर वो उसे देखते ही फौरन किस कर देती है। मिन उसे फौरन अपने से दूर करता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो? तभी नशे से धुत मिनरॉन मिन से पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे? सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां वॉन कहती है मतलब तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया? मिन कहता है हाँ, खैर उसके बारे में छोड़ो, तुम क्या करोगी? क्या तुम बेबी रखने वाली हो या फिर तुम उस बंदे से शादी करने वाली हो? जिस पर वॉन मना कर देती है। तभी मिन कहता है मैं चाहता हूँ कि बस तुम अपनी लाइफ में कोई गलत डिसीजन न लो और हमेशा खुश रहो। तभी हम देखते हैं साइड में जुन की कार खड़ी होती है जो कि वॉन से मिलने आया होता है, लेकिन उसे मिन के साथ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। मिन के जाने के बाद जुन उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम उसे लाइक करती हो? हीवोन कहती है नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। जिस पर जुन कहता है तुम दोनों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता, वो तुम दोनों काफ़ी लफी टफी लग रहे थे। जिस पर वुन कहती है हे, मेरा मतलब है कि प्रेसिडेंट, आप डायरेक्ट ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं? यहाँ पर ना वॉन जुन को बोलती है कि हम कंपनी में अनजान बनने का नाटक करेंगे। जिस पर जुन कहता है ठीक है। जाते हुए वो उससे कहता है कि तुम जिससे भी प्यार करो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जो हमने किया है इसकी हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इधर मिनवुक वॉन के बारे में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी हमें पता चलता है कि मिनवुक अंदर ही अंदर वॉन से प्यार करता है और वो उसी के लिए 3 साल पहले उसकी कंपनी में आया था। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है। तभी सभी को मैसेज आता है कि न्यू प्रेसिडेंट की आने की खुशी में सभी को काफ़ी अच्छा बोनस प्रोवाइड किया गया है 20 लाख वॉन का, जिसे देखकर सभी एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाते हैं। और तभी एंट्री होती है हमारे मेन लीड की, जिसका सभी को इंतजार था। सभी लोग बोल रहे होते हैं देखो हमारा प्रेसिडेंट कितना हैंडसम और काइंड हार्ट है। जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल मॉडल लग रहे हैं, वहीं कुछ लड़कियां कहती है कि इन पर तो मेरा हक है। यहाँ पर सभी कोई लिफ्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं। तभी एक मैनेजर जुन से हाथ मिलाता है, लेकिन यहाँ पर जुन अपना हाथ नहीं बढ़ाता और उसकी जगह सेक्रेटरी अपना हाथ बढ़ा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जुन के भाई की डेथ के बाद से उसने कभी भी किसी से हाथ नहीं मिलाया। लिफ्ट बंद होने लगती है तभी हमारी फीमेल लीड ही वॉन आ जाती है। वो जोर से चिल्लाती है रुकिए, लेकिन उसे देखते ही वॉन शॉक्ड हो जाती है और कहती है ओह आई एम सॉरी, मैं दूसरी लिफ्ट ले लूँगी, आप पहले जाइए। जिस पर जुन बोलता है ठीक है और वो लिफ्ट बंद कर देता है। तभी वोन बोलती है अनबिलीवेबल, कितना रूड है ये। इधर वोन जब ऑफिस में पहुंचती है तो यहाँ पर भी सब कोई जुन की ही तारीफ किए जा रहे थे। तभी एक कलीग वुन से भी पूछ लेता है कि तुम्हें नए प्रेसिडेंट कैसे लगे। वुन कहती है बहुत खड़ूस, बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट हर एक डिपार्टमेंट में जाते हैं और हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से नोटिस करते हैं। कंपनी के बाकी मेंबर्स को उनका ये सर्वे काफ़ी पसंद आता है। नेक्स्ट सीन में हम उनके बॉस को देखते हैं जो कि लिफ्ट ले रही होती है। तभी उसकी मुलाकात सिक्योरिटी से होती है। वो तो बस उसे देखे ही जा रहा था। यहाँ पर ना बॉस के हाथों में काफ़ी ज़्यादा फाइलें होती है
जिससे वो लिफ्ट का बटन नहीं दबा पा रही थी। जिस पर सिक्योरिटी बड़े प्यार से पूछता है कि कौन सा फ्लोर और 15th फ्लोर की बटन दबा देता है। यहाँ पर ना दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए देख रहे होते हैं। तभी बॉस को कॉल आ जाता है, जिस पर सिक्योरिटी कहता है कि आपके हाथ दुखने लगेंगे, प्लीज ये फाइल्स मुझे दे दीजिए। कॉल ज्वाइन करते ही बॉस अपने किसी एम्प्लॉय पे चिल्लाने लगती है। फोन कट होने के बाद वो सिक्योरिटी को देखती है और बड़े प्यार से कहती है, मेरा फ्लोर आ गया, अब मुझे उतरना होगा। हाँ, सिक्योरिटी से तो बड़े प्यार से बात करती है, कुछ समझ रहे हो। बॉस यहाँ से चले जाती है और सिक्योरिटी उन्हें ही देखता रहता है। वो ख्यालों में इतना ज़्यादा खो जाता है कि फाइल्स देना ही भूल जाता है। मीटिंग में जून सभी से पूछता है कि सभी को अपना बोनस मिल गया। जून कहता है कि आप सभी को अपना काम ठीक से करना होगा। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जून ने सभी एम्प्लॉयज़ को बोनस क्यों दिया, क्योंकि वो वॉन को सपोर्ट करना चाहता था। यहाँ पर उसे उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। सो वो उससे पूछता है, मिस ही वॉन, क्या आप जर्मनी जा रही हो? मेरे हिसाब से तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। कंपनी को अभी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। ये सुनकर वॉन शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पर ना बाकी लोग भी थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि कैसे न्यू प्रेसिडेंट वॉन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। खैर उन्हें बोनस मिल जाता है तो वो इस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करते। इधर वॉन जुन से मिलने के लिए उसके केबिन में आती है, जिस पर जुन बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों आई? अगर किसी ने देख लिया तो गलतफहमी हो जाएगी। जिस पर वॉन बोलती है, और जो तुमने किया उससे गलतफहमी नहीं होगी। जुन कहता है, मैं बस जानना चाहता था कि तुम्हारा फैसला क्या है, क्या तुम इस बच्चे को रखने वाली हो? वॉन कहती है, मैंने अभी फैसला नहीं लिया है और अगर मैं इस बच्चे को रखती भी हूँ तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। मुझे ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करनी जिससे मैं प्यार नहीं करती। ये सुनकर जुन थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन फौरन कह पड़ता है, अगर तुम ऐसे ही चाहती हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बार प्यार करने की कोशिश करना चाहिए? आज के बाद हम हर वीक में 3 बार मिलेंगे। जुन की ये बात सुनकर ना वॉन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, तुम क्या हमेशा से ऐसे ही चिपकू थे? मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे प्यार या डेट करने का। जिस पर जुन कहता है, तुम गलत इंटेंशन निकाल रही हो, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जिस पर वो आगे बढ़ के बोलती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी क्या, थोड़ी सी भी नहीं। जिस पर जुन कहता है, तो फिर उस रात का क्या? जिस पर मुन कहती है, समझ लेना हमने फन किया, बस खत्म। यहाँ पर ना दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो बोल रहा होता है कि उसने कहा उसे मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या वो हार मानकर ऐसे जर्मनी चली जाएगी? अगर उसे ऐसा ही करना है तो ठीक है, अब मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। नेक्स्ट सीन में हम वॉन को देखते हैं जो कि मेरॉन से बात कर रही होती है। वो उसे जुन के प्रपोजल के भी बारे में बताती है, जिस पर मेरॉन उसे डांटने लगती है कि शादी करना न करना बात की बात है, लेकिन उसने डेटिंग के लिए क्यों मना कर दिया। जिस पर वॉन कहती है, वो एक अलग दुनिया से है, वो कई कंपनियों का प्रेसिडेंट है और मैं एक मामूली एम्प्लॉई। वो इस बात को कैसे मान सकता है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। जिस पर मेरॉन कहती है कि उसे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए तो उसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया। जिस पर वॉन कहती है कि उसने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे मेरी फिक्र है, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उसे अपने बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए थी। तभी वॉन को अपने सामने जियोंग दिखती है जो कि उसे ही देखकर स्माइल कर रही होती है। जिस पर जियोंग बात बनाते हुए कहती है, मैं यहाँ से गुजर रही थी सो तुम मुझे दिख गई, चलो ना आज का डिनर साथ में करते हैं प्लीज। खैर उसकी जिद करने पर वॉन उसके साथ एक लग्जरी होटल में डिनर करने आ जाती है। यहाँ पर जियोंग वॉन को घूर रही होती है। वो सोच रही होती है कि ये पैसों के पीछे है या किसी अमीर आदमी को फंसाना चाहती है। तभी वॉन्ग जियोंग से कहती है कि आज का डिनर मेरी तरफ से, लेकिन तभी जियोंग कहती है कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया है सो मुझे पे करना चाहिए। जिस पर वॉन्ग कहती है, नहीं नहीं प्लीज़ आज मुझे पे करने दो क्योंकि आज हमारे यहाँ सभी एम्प्लॉयज़ को बोनस मिला है। जियोंग कहती है, ओ अच्छा,
वैसे क्या तुमने फैसला कर लिया है? जिस पर वॉन्ग कहती है अभी मेरा कुछ कंफर्म नहीं है। तभी जियोंग फौरन बोल पड़ती है कि बच्चे के पिता ने क्या कहा, जिस पर वॉन ये कह के मना कर देती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी जियोंग कहती है तुम्हें अभी अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम बाद में भी दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हो, लेकिन तुम्हारे ड्रीम्स क्या वो दोबारा पूरे हो जाएंगे? सुनकर वॉन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। यहाँ पर ना वॉन्ग को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। फौरन दौड़ते हुए एक बार में जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा ड्रंक है और इधर उधर लोगों से टकरा रही है। वो मॉम को यहाँ से चलने के लिए बोलती है, लेकिन मॉम उस पर चिल्लाकर बोलती है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, मैंने इतने साल खुद को अकेले संभाल लिया और आगे भी संभाल लूँगी। तभी हम यहाँ जुन को भी देखते हैं, जो कि इस बार में बियर की डील फाइनल करके आ रहा होता है। तभी उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ती है, जो कि एक तरह से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर वॉन अपनी मॉम से पूछती है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे से तो हेल्प ले ही सकती हो। जिस पर मॉम चिल्ला के बोलती है मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वॉन कहती है यही आपकी प्रॉब्लम है, आप अपने पास किसी को आने नहीं देती। जिस पर मॉम कहती है तो तुम्हारा कहने का मतलब है इसलिए तुम्हारे डैड ने मुझसे चीट किया, सब मेरी गलती है। तभी वॉन ये कह के वहाँ से जाने लगती है कि आप सिर्फ हमेशा अपने ही बारे में सोचती हो, आप शेल्फिश हो। तभी मॉम चिल्लाते हुए कहती है भले ही पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे, लेकिन तुम्हें मेरे साइड होना चाहिए था। फिर वो टैक्सी करके यहाँ से चले जाती है। यहाँ पर ना वॉन जोर जोर से रोने लगती है और वहीं पर बैठ जाती है। जुन जब दूर से ये नज़ारा देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है वॉन के लिए। नेक्स्ट सीन में वॉन मिरॉन के साथ होती है। यहाँ वो उसे कहती है कि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। तभी वॉन कहती है मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि कहीं मैं भी अपनी मॉम की तरह ना बन जाऊँ। मिरॉन कहती है एक जैसा फैसला लेने से सब कुछ एक जैसा नहीं होता, तुम अपनी माँ से अलग हो, अगर तुम इस बच्चे को रखती भी हो तो तुम अपनी माँ से बहुत अच्छी माँ बनोगी, और तुम अकेली थोड़ी ना हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर फेंकेगा तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। बेबी तुम पैदा करोगी, लेकिन राइस तो उसे मैं भी करूंगी ना। इस बेबी की एक नहीं दो मॉम होगी। ये सुन के ना वॉन के दिल को काफ़ी सुकून मिलता है। वो प्यार भरी नज़रों से मिरॉन को देखने लगती है और उसे हग कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जुन वॉन के ही बारे में सोच रहा होता है। तभी सिक्योरिटी उससे पूछता है क्या हुआ मुझे बताओ। तभी जुन अपने सिक्योरिटी से पूछता है क्या तुमने कभी अपनी मॉम से लड़ाई की है? जिस पर सिक्योरिटी कहता है इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसने अपनी मॉम से लड़ाई ना की हो। जुन कहता है मेरा मतलब ऐसी लड़ाई जिससे दोनों को हर्ट हो, क्या ये सही है? सिक्योरिटी कहता है ऐसी चीज तो दोनों को हर्ट करती है, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। दूसरे सीन में मिनवुक वॉन को कॉल करने के बारे में सोच रहा होता है। तभी यहाँ मिरॉन आ जाती है और कहती है मुझे पता है मैंने तुम्हें कन्फेस कर दिया और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो क्या अब हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते? मिनवुक कहता है नहीं नहीं हम तो फ्रेंड्स हैं ना। मिरॉन कहती है हाँ मैं भी तुम्हारी हमेशा ही फ्रेंड रहना चाहती हूँ, बस कभी कभी लाइन क्रॉस करके फ्लर्ट कर दिया करूँगी, ओके? जिस पर मिनवुक कहता है तुम मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रही हो। तभी मिरॉन पूछती है क्या तुम किसी को पसंद करते हो? अगर नहीं तो जल्दी मुझे डेट कर दो, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही अकेले रह जाओगे। यहाँ पर मिनवुक कुछ नहीं कहता और बस उसे देखता ही रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लेडी कंपनी में घुस जाती है और हंगामा करने लगती है कि तुम लोगों ने ऐसी जगह फ्री में बियर्स क्यों बांटी जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज है। तभी गार्ड्स उसे बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ बोर्ड्स मेंबर जुन के खिलाफ हो जाते हैं और जियोंग इस बात का फायदा उठाने की सोचती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान जियोंग का था। यहाँ पर जुन के अंकल भी होते हैं जो कि काफी कनिंग होते हैं और हमें पता चलता है कि ये जियोंग के साथ मिले हुए हैं। यहाँ पर अंकल बोल रहे होते हैं कि हमें राइट टाइम का इंतजार करना चाहिए था, कहीं हम जल्दीबाजी में कोई गलती न कर दे। जिस पर जियोंग कहती है राइट टाइम कभी नहीं आता, हमें बनाना पड़ता है जैसे 15 साल पहले बनाया था। अब 15 साल पहले इन दोनों ने क्या कांड किया था हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर जियोंग बोल रही होती है कि बहुत जल्दी पूरा ताइवान ग्रुप मेरा होगा। जिस पर अंकल बोलते हैं तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो, वैसे भी प्लान के मुताबिक सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बेटी की ही है। जिस पर जियोंग कहती है मेरी बेटी की है, मेरी थोड़ी ना है।
मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मुझे अब अपनी पावर चाहिए और अपनी पोजीशन बिल्डअप करनी है। नेक्स्ट सीन में डैड जून को बोल रहे होते हैं कि तुमने कैसी जगह अल्कोहल दिया है, तुम्हें पता है ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है, तुम्हारे अपोजिट के लोग इस बात का फायदा उठा सकते हैं। तभी जून कहता है आप टेंशन मत लीजिए डैड, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी डैड पूछते हैं तुम्हारे और योंग के बीच कुछ हुआ तो नहीं है। जून बोलता है आप ये क्यों पूछ रहे हैं। डैड कहते हैं तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ, कहीं उसका गुस्सा अभी तक उसके दिल में तो नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम जून की मॉम को देखते हैं जो कि गाने गा रही होती है और अपने लड़के के लिए लड़कियां ढूंढ रही होती है। खैर मॉम की तो लाइफ मस्त है, खाओ पियो ऐश करो, कोई टेंशन नहीं। दूसरी तरफ जून को एक और झटका लगता है। उसे पता चलता है उनके प्रोडक्ट जैसा सेम प्रोडक्ट उनसे पहले लॉन्च हो गया है। इस पर जून मीटिंग में पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है, जिसने ये प्रोडक्ट बनाया होगा उसने किसी और का आइडिया कॉपी किया होगा। तभी बॉस कहती है हमारी टीम ऐसा नहीं कर सकती। तभी प्रेसिडेंट जून कहता है आपकी टीम को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, वैसे ये प्रोडक्ट किसके अंडर में था। तभी बॉस वॉन का नाम लेती है, जिसे सुनकर जून शॉक्ड हो जाता है। वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी बॉस वॉन से कहती है कि तुमने जर्मनी जाने के लिए दूसरे के आइडिया को चुरा लिया है ना। जिस पर वॉन कहती है मैंने ऐसा नहीं किया, ये मेरा खुद का आइडिया था। बॉस कहती है तुम्हारी वजह से अब पूरी टीम पर इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है उन सबको फायर कर दिया जाए। ये सुनकर वॉन घबरा जाती है। वो फौरन जुन से मिलने आती है। अभी उसे पता चलता है कि जुन भी उसी से मिलने आ रहा होता है। पिछली बातों के कारण ना यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा नाराज होते हैं। जुन कहता है तो अब तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है ना। जिस पर वॉन फौरन कहती है नहीं, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, जो हुआ है मैं उसकी जिम्मेदारी लेने तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी टीम से किसी को भी फायर न किया जाए। जिस पर जुन कहता है तुम इतने बड़े फ्रॉड की जिम्मेदारी अकेले कैसे लोगी। वॉन कहती है मैं पता लगाऊंगी कि ये किसने किया है। जुन कहता है सो इससे कंपनी का टाइम बर्बाद नहीं होगा, वो सब मैं कर लूंगा। अगर तुम्हें जिम्मेदारी लेनी ही है तो जल्दी से जल्दी एक नया प्रोडक्ट आइडिया लॉन्च करना होगा। जिस पर वॉन कुछ नहीं कहती। तभी जुन कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम नहीं कर पाओगी। तभी वॉन फौरन कहती है मैं ये कर सकती हूँ और वहाँ से चले जाती है। इधर थोड़ी देर बाद हुन काफ़ी सारे प्रोडक्ट आइडियाज लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर ना जुन कोई भी आइडिया लॉन्च नहीं करता और सबका फर्स्ट पीस देखकर रिजेक्ट कर देता है। तभी जुन वहाँ से जाने लगता है और वॉन उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ने लगती है और ना ये वही हाथ होता है जो उसने अपने भाई को दिया था, जिससे जुन घबरा जाता है और फौरन अपना हाथ झटका देता है। उसके जाने के बाद हुन कहती है मैंने तो बस हाथ पकड़ा था, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है। यहाँ पर वॉन काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो चेहरे पर 12 बजा के यहाँ से जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में मिनवुक मिल जाता है जो कि उसे रोक कर स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी जुन से कहता है कि मुझे वॉन की फिक्र हो रही है, वो सवेरे से काम कर रही है, पता नहीं उसने खाना खाया होगा कि नहीं। जिस पर जुन कहता है तुम मेरी सिक्योरिटी हो कि उसके सिक्योरिटी हो, तुम्हें मेरी फिक्र करना चाहिए। सिक्योरिटी कहता है अब आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, आपको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए और अपने बेबी का भी। ये सुनकर जुन थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसे वॉन की फिक्र होने लगती है। इधर वॉन मिनूक को सब कुछ बता रही होती है कि उस पर चीट करने का आरोप लग गया है। जिस पर मिन बोलता है क्या कोई प्रूफ है कि तुमने कॉपी किया है। नहीं ना, तो बस ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। उन कहती है नहीं, वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मनी भी इन्वॉल्व था, बस हम लॉन्च ही करने वाले थे। यहाँ पर ना वॉन मिनू की हेल्प चाहती थी, सो वो उससे पूछती है कि क्या तुम आज फ्री हो। जिस पर मिन बोलता है क्या तुम मुझसे कोई हेल्प लेना चाहती हो। तभी यहाँ पर जुन वॉन के लिए खाना लेके आ रहा होता है और मन ही मन बड़बड़ा रहा होता है कि कहती है मुझसे हेल्प नहीं लेगी, पता नहीं उसने खाना खाया होगा कि नहीं। तभी उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है, जहाँ पर मिन कह रहा होता है जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है तभी तुम मुझे याद करती हो। जिस पर वॉन मस्का लगाते हुए कहती है तुम नहीं तो कौन मेरी हेल्प करेगा, आखिरकार तुम ही तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जिस पर मिनवुक एग्री हो जाता है। यहाँ पर जब जुन उन दोनों को हंसते हुए देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जुन वॉन के प्रोजेक्ट को बार बार रिजेक्ट करने लगता है, जिससे वॉन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो छत पर आकर चिल्लाने लगती है कि तुम कितने एनोइंग हो। इसके बाद सिक्योरिटी जुन से कान में कहता है तुम उसके साथ इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हो ना क्योंकि उसने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया। जुन कहता है कि उसने कहा उसे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है।
सिक्योरिटी कहता है वो प्रेग्नेंट है और वो इतना ज़्यादा काम कर रही है, ये सही नहीं है। तभी जुन कैफ़े जाता है और वहाँ पूछता है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन सा जूस सही है। तभी ना यहाँ पर मिनवुक भी खड़ा होता है जो कि जुन को ये सब करते हुए देख लेता है। फिर जुन प्रेग्नेंट लेडी वाला जूस लेकर वहाँ से चला जाता है। मिनवुक ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि ये जूस किसके लिए ले जा रहा है। फिर यहाँ पर मिनवुक वॉन के लिए लेमन जूस लेता है। जब वो वॉन के पास पहुँचता है तो देखता है वॉन वही प्रेग्नेंट लेडी वाला जूस पी रही है जो कुछ देर पहले प्रेसिडेंट जुन ने लिया था। ये देखकर मिनवुक शॉक्ड हो जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वॉन जुन को प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है। तभी जुन कहता है कि आज के लिए तुम्हें बस करना चाहिए। वॉन जुन से पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर जुन भी पूछता है तुम क्यों सारी जिम्मेदारी अकेले लेना चाहती हो, मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांग रही हो। ये सुन के वॉन शॉक्ड हो जाती है और जुन वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं जुन को पता लग जाता है कि इसने चीट करके उनके प्रोडक्ट के आइडिया को सेल किया था और ये और कोई नहीं बल्कि कंपनी का ही एक मैनेजर होता है जो कि वुन के अपोजिट होता है और वो जर्मनी जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वुन जर्मनी जाने वाली है तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है और अपोजिट कंपनी से हाथ मिला लेता है। तभी हमें पता चलता है जब जुन वॉन के सभी प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर रहा था तब वो अंदर ही अंदर इस आदमी के बारे में पता लगा रहा होता है। सीन में हम वॉन को देखते हैं जिससे मिरॉन कहती है वो एक प्रेग्नेंट लेडी से इतना ज़्यादा काम कैसे करा सकता है। अभी वॉन कहती है मैं कर लूँगी, मुझे खुद पर बिलीव है। लेकिन यहाँ पर मिरॉन उसको स्टॉप करने कहती है कि बस करो, बच्चे की हेल्थ के लिए इतना ओवर टाइम वर्क ठीक नहीं है। लेकिन तभी वॉन को पेट में बहुत दर्द होने लगता है। वो मेडिसिन लेने फ़ौरन घर आती है लेकिन देखती है जुन वहाँ पहले से ही खड़ा है, जिस पर वॉन कहती है क्या तुम मुझसे अभी भी सॉरी बुलवाना चाहते हो। तभी जुन कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोले यहाँ पर वॉन गिर जाती है। उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। जुन फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ वॉन उससे पूछ रही होती है कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। जुन उसे कंफर्ट करता है कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। फिर डॉक्टर जुन से कहता है आपका बच्चा ठीक है, मदर के ज़्यादा टेंशन लेने से बच्चे की कंडीशन सीरियस हो गई, आपको अपनी वाइफ का ख्याल रखना होगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर जुन वॉन के ही पास रुका होता है और अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा होता है, ये सब मेरे कारण हुआ, काश मैंने उसे इतना प्रेशर न दिया होता। यहाँ पर वो चुपचाप बस वॉन को देखे ही जा रहा था। तभी वॉन का फ़ोन बज उठता है जहाँ मिनवुक का कॉल आया होता है। मिनवुक कॉल ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर ना जुन जैसे ही हेलो बोलता है मिनवुक शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कौन बोल रहे हो तुम, वुन के साथ क्या कर रहे हो। ये जुन बोलता है ओ तो तुम ही हो वॉन के मेल फ्रेंड। मिनवुक बोलता है तुम मुझे कैसे जानते हो, कौन हो तुम, जल्दी बताओ। तभी जुन कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं, तुम उसके फ्रेंड हो ना, तुम्हें इतनी रात को वॉन को कॉल नहीं करना चाहिए और अगर बात करना भी है तो पहले मैसेज किया करो, डायरेक्ट कॉल मत किया करो। ये सुन के मिन सॉफ्ट हो जाता है और बोलता है लेकिन अभी तो 8 ही बजे हैं। इस पर जुन बोलता है मैंने एक बार बोल दिया ना, अभी वुन सो रही है, बात करना है तो कल मॉर्निंग में बात करना। एट दैट टाइम वॉन वहाँ आ जाती है तो जुन फ़ौरन फ़ोन कट कर देता है। फिर वॉन जुन से पूछती है कि बच्चा कैसा है। फिर डॉक्टर उन्हें बच्चा दिखाते हैं और दोनों उसकी हार्ट बीट सुनते हैं। पहली बार अपने बेबी को देखकर यहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ जुन भी छुप छुप कर स्माइल कर रहा होता है लेकिन वॉन को देखकर वापस से अपना रूट फेस बना लेता है। फिर वो दोनों लिफ्ट में होते हैं लेकिन ये क्या, लिफ्ट तो बहुत ज़्यादा भर गई। जुन यहाँ पर वॉन को कवर कर लेता है। जुन उसे काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर जुन को अपने इतना करीब देखकर वॉन की तो धड़कनें तेज हो जाती है। यहाँ पर बस वो चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिनवुक को देखते हैं जिसके मन में अब खलबली मच चुकी है। वो यहाँ पर मिनरॉन से पूछने आता है कि वॉन के बेबी का डैड कौन है। तभी मिनरॉन को याद आता है कि वोन ने उसे जुन के बारे में बताने के लिए मना किया है। यहाँ बर्ना मिनरॉन बहाना बना देती है कि मैं उसे नहीं जानती। वैसे यहाँ तुम मुझसे मिलने आए हो कि यहीं सब पूछने आए हो, कहीं तुम्हें वुन से प्यार तो नहीं हो गया। जिस पर मिनवुक हंसने लगता है, अब बोलता है नहीं नहीं, वो तो बस मेरी तुम्हारे जैसे ही क्लोज फ्रेंड है, सो मैं जानने के लिए थोड़ा क्यूरियस था। थोड़ी देर बाद वॉन को वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी दिखती है जो कि ड्रिंक कर रही होती है। उसे देखकर वॉन शॉक्ड हो जाती है। वो फ़ौरन उसके पास जाती है और कहती है तुम्हें ऐसी कंडीशन में ड्रिंक नहीं करना चाहिए। जिस पर वो लेडी उसे बताती है कि ये नॉन अल्कोहल ड्रिंक है।
यू कैन अंडरस्टैंड, ये ड्रिंक के रूप में जूस है। इसे बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बनाया गया है। मैं तो उस प्रेसिडेंट जुन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने हम जैसी लेडीज़ के लिए ये ड्रिंक बनाया। जब वॉन को ये पता चलता है कि ये ड्रिंक हमारी ही कंपनी की है और जुन ने खास प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए इसे लॉन्च किया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। थोड़ी देर बाद जुन भी वहाँ आ जाता है। यहाँ पर वो उसे सेफली घर छोड़ देता है। तभी जुन वॉन से कहता है, तुम्हें कुछ दिन ड्यूटी पर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर से भी काम कर सकती हो। वैसे तुम्हारे आइडिया को अप्रूवल दे दिया गया है। ये सुन के वॉन खुश हो जाती है। यहाँ पर जुन वॉन से ये भी कहता है कि तुम यहाँ पर रहकर भी अपना सपना पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। यहाँ पर वॉन कुछ नहीं बोलती और चुपचाप पहली बार जुन को बड़े प्यार से देखती है। शायद वो भी अब जुन को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी है। इधर जियोंग अपनी डॉटर से मिलने आती है। जब वो उसे ऐसी ड्रेस में देखती है तो डांटती है कि तुम कब समझदार बनोगी। अगर तुम्हारी ऐसी ही हरकत रही तो कंपनी के ऑनर तुम्हारे अंकल बन जाएंगे। जिस पर जियोंग कहती है, तो क्या बुरा है, इसमें तो अच्छी बात है ना। इस पर मॉम कुछ नहीं बोलती और बस उसे गुस्से से देखती रहती है। दूसरी तरफ ऑफिस में वॉन और सभी को पता चल जाता है कि चीटर मिल गया है जो कि हमारी कंपनी का ही मैनेजर है। यहाँ पर सभी कोई जुन की तारीफ कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने अकेले ही बेईमान एम्प्लॉय को पकड़ लिया और आज सभी ईमानदार एम्प्लॉय को बोनस भी दिया। जॉन तो यहाँ तक बोल देता है कि हमारे बॉस बिल्कुल कोकोनट की तरह है, ऊपर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट। यहाँ पर वॉन कॉन्टिन्यूसली स्माइल करती रहती है। नेक्स्ट सीन में वॉन अपनी बॉस को बताती है, बॉस अब मुझे जर्मनी नहीं जाना। ये सुनकर सब सॉफ्ट हो जाते हैं कि जर्मनी जाना तो इसका ड्रीम था, फिर इसने अचानक से ये अपना प्लान क्यों कैंसिल कर दिया। सब कोई सोचने लगते हैं कि बॉस ने उसे सबके सामने डांटा इसलिए वो नाराज हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम जुन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, आज टीम डिनर है सो मुझे जाना चाहिए। जिस पर सिक्योरिटी कहता है, कूल प्रेसिडेंट वही होता है जो डिनर का खर्चा दे देता है लेकिन अपने एम्प्लॉयज के साथ डिनर पर नहीं जाता, इससे कहीं आपकी रेपुटेशन कम ना हो। जिस पर जुन उसे डांटता है कि फालतू की बात करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट सीन में सब कोई डिनर कर रहे होते हैं जहां सभी कलीग्स सोच रहे होते हैं कि वो बॉस से नाराज है इसलिए उसने जर्मनी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। सबके कहने पर बॉस भी मान जाती है और उसे ड्रिंक देते हुए आई एम सॉरी कहती है, लेकिन यहाँ पर वॉन ड्रिंक एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है, मैंने अभी कुछ मेडिसिन खाया है सो मैं नहीं पी सकती। जिस पर बॉस कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि मुझसे पक्का नाराज है और इतनी इजीली नहीं मानने वाली। सब कोई उसे ड्रिंक पीने के लिए अप्रिशिएट करने लगते हैं सिवाय शियोंग के। बेचारी वोंग, अब वो करे भी तो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी यहाँ जुन की एंट्री होती है और वो बड़े ही स्टाइलिश तरीके से वॉन की ड्रिंक पी लेता है। ये देखकर सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट कितने कूल हैं। डिनर के बाद में वॉन वॉक कर रही होती है, तभी पीछे से जुन आता है और उसे अपना ब्लेजर उड़ा देता है। ये देखकर तो वॉन शॉक्ड ही हो जाती है। यहाँ पर ना वो थोड़ा सा ड्रंक होता है। वॉन पूछती है, क्या आप ड्रंक हैं? जिस पर जुन कहता है, नहीं बस वो आदत नहीं है ना, लेकिन आज तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है। जिस पर वॉन स्माइल करने लगती है। इधर हम बॉस को देखते हैं जो कि बेचारी अकेले ही बैठी होती है और खुद को ही चेस कर रही होती है कि तभी वहाँ सिक्योरिटी आ जाता है और उसे कंपनी देने लगता है कि आप कितनी क्यूट हो। जिस पर बॉस कहती है, लोग मुझे कहते हैं जब मैं ड्रिंक कर लेती हूँ तो क्यूट लगती हूँ। जिस पर सिक्योरिटी कहता है, कौन बेवकूफ़ कहता है, आप तो हमेशा क्यूट लगती हो। यहाँ पर ना हमेशा से खड़ूस दिखने वाली बॉस आज बहुत ही कूल बिहेव कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम वॉन और जुन को देखते हैं जहाँ पर वॉन जुन को थैंक यू बोल रही होती है, चीटर को पकड़ के मेरी रेपुटेशन क्लियर करने के लिए। हॉस्पिटल में भी जिस तरह से तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी वो उसे बताती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब इस बेबी को रखना चाहती हूँ। ये सुन के तो जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी वॉन कहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे शादी करने के लिए एग्री हो गई हूँ। तभी वॉन देखती है कि बाकी के टीम मेंबर्स हल्ला दंगा करते हुए इधर ही आ रहे हैं। फौरन जुन का जैकेट उतार कर उस पर फेंक देती है। तभी सब कोई उनके पास आ जाते हैं और बोलने लगते हैं, चलिए ना प्रेसिडेंट, सेकंड राउंड करते हैं। यहाँ पर ना वो उन सबको शॉक्ड होकर देख रही होती है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होते हैं और उनमें से अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है। यहाँ पर ना वो लोग मस्ती मस्ती में वॉन को बहुत हिला देते हैं और बदबू के कारण अचानक वॉन को उल्टी आने लगती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वॉमिट करने लगती है। ये सीन देखकर तो सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं।
और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। फ्रेंड्स, मूवी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर ये मूवी देख सकते हो, जो कि मैंने फुल कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेन की है। एंड आई प्रॉमिस इसे देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। बाय बाय।